बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों आपका हिंदी इलेक्टिव का 19 फरवरी 2024 को आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। इस दिन की प्रिपरेशन के लिए, इस दिन के पेपर की तैयारी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक चीज बड़े गौर से सुनो, और वो ये कि हमने अपने चैनल पे आपके हिंदी इलेक्टिव के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लिए अपने चैनल पे 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है ये चलाई हुई है। और आप यकीन मानो बच्चों, अगर आपने 10 के 10 सैंपल पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली तो हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आपने करना क्या है, हर एक सैंपल पेपर की वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये वाली जो वीडियो है, ये सैंपल पेपर नंबर हमारा जो पहला है उसी का पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आप सभी को अपने 10 सैंपल पेपर और पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर टॉप पे मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिए। चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप एक चीज नोटिस कर लो, और वो ये कि जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो सीबीएसई के रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है इन चार में से कोई एक सेट मिलेगा, और ये सैंपल पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर पर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे इन अंकों, इन जो बॉक्स हैं, यहाँ पे अपना सीबीएसई का रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, और एक चीज जरूर नोटिस कर लेना, और वो ये कि आपका जो पेपर है वो 10:30 से 1:30 का है ना, 3 घंटे का पेपर है। तो 10:15 पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, रही बात पेपर के पैटर्न की, तो ये तो आप सभी को पता है, आप अपना मिड टर्म भी दे चुके हो, बोर्ड प्री बोर्ड भी दे चुके हो, है ना। क्या है पैटर्न, बेसिकली देख लो। पेपर में दो सेक्शन होंगे, एक तो होगा आपका खंड आ और एक रहेगा खंड बा। ठीक है, दोनों सेक्शन मिला के आपके 14 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में जो है वो आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 40 एमसीक्यू होंगे। और सेक्शन जो आपका बी यानी कि खंड बा जो है, इसमें 8 क्वेश्चन आपके वर्णात्मक रहेंगे, जिसमें रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति माध्यम, सैद्धांतिक व्याख्याएं, ठीक है, कविता वाले क्वेश्चन आंसर और चैप्टर वाले क्वेश्चन आंसर, अंतराल वाले क्वेश्चन आंसर, ये सभी इसमें आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने पार्ट 1 के अंदर सेक्शन कर लिया था। ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बाको करेंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सेक्शन ए था हमारा, जिसमें हमने वास्तु पर प्रश्न किए थे। हम इसको सेक्शन बी की तरफ लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जिसे हमने पिछली वीडियो में किया था। आप सभी बच्चों ने आंसर भी बहुत अच्छे दिए थे, आपका फीडबैक भी अच्छा आया था, है ना। चलिए, ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस सैंपल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खंड नंबर 12 यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बेसिकली हमें 3 शीर्षक, 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से हमें किसी एक शीर्षक पर क्या करना है, लगभग 120 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है, और ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, और ये जो 5 नंबर है ना, फ्री के नंबर होते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक क्या है कि मेरे जीवन का सबसे यादगार पल। ठीक है, आपको कोई भी पल हो सकता है, जैसे आप मंदिर गए, मम्मी पापा के साथ में घूमने गए, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, कुछ भी जो भी आपको सबसे यादगार लगा हो, या फिर आपकी किसी खास इंसान से मुलाकात, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है मेरे प्रिय लेखक या फिर कवि, चाहे फिर वो कोई भी हो। फिर उसके बाद गा है समाज में विज्ञान और धरोहर का महत्व। ठीक है, देखो, आई नो वेरी वेल कि सारे के सारे बच्चे किस टॉपिक पर लिखने वाले हैं, मेरे जीवन के सबसे यादगार पर। ठीक है, तो मैं भी आपको इसी पे बताऊंगा, बट मेरे प्रिय लेखक और कवि, इसे आपको मैं सैंपल पेपर नंबर 2 में समझाऊंगा। ठीक है, समाज में विज्ञान और धरोहर का महत्व, इसे मैं सैंपल पेपर नंबर 3 में समझाऊंगा। ऐसे ही करके 10 सैंपल पेपर के अंदर कम से कम आपको 15 से लेके 20 जो नए नए टॉपिक है, उस पे आपको मैं समझाता चलूंगा। ठीक है ना, तो उसमें से एक ना एक टॉपिक तो आ ही जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, चलिए, अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है अपना का वाला टॉपिक, जो कि है
मेरे जीवन के सबसे यादगार पल, तो कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया मंदिर जाने वाला, ठीक है। मेरे जीवन का सबसे यादगार पल वह था जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ में मंदिर गया। उस समय मैं बहुत ही छोटा था, तकरीबन शायद 3 या 4 साल का रहा हूँगा। मैं मंदिर की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मुझे मंदिर के अंदर देवी देवताओं के चित्र, उनकी जो मूर्तियां थी वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लगी। और उस समय मंदिर में जब आरती होती है तो भजन भी बजते हैं, ठीक है, आरती होती है। तो वो मेरे मन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मेरे मन को भा गई। मंदिर में पूजा करते समय मैंने अपने माता पिता के साथ में प्रार्थना की। मैंने भगवान से अपने परिवार और अपने दोस्तों की खुशी मांगी और हमेशा यही कहा कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें और मैं हमेशा अच्छा इंसान बना रहूं। मैंने ये प्रार्थना। जब मैं मंदिर से निकला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि अब मैं एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति बन चुका हूँ। मुझे समझ आ गया कि मंदिर आना-जाना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है और अब वो बन भी गया है, क्योंकि ये भगवान से जुड़ने का और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अवसर है। इसीलिए यह पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा, क्योंकि इसी पल में मैंने जीवन का अपना पहला जो अनुभव था, वो प्राप्त किया। ठीक है? और भी एक आधे पॉइंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आपका जो भी टॉपिक हो, उसमें आप अपने विचार लिखें। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर लेने हैं, तो सबसे पहली बात तो आपकी जो मात्रा की गलती है, ठीक है? वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक आधी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और वर्ड जो है, वो आप काटा-पीटी ज़्यादा मत करना, जैसे आपने लिख दिया फिर आपने काट दिया, वह लिख दिया फिर काट दिया, तो ऐसे काटा-पीटी मत करना। डेफ़िनिटली आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो, क्वेश्चन 8 जो है, इसमें हमें बेसिकली 3-3 नंबर के 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हमें कितने करने हैं? केवल 2 प्रश्न करने हैं। अब ध्यान से समझना। पहला प्रश्न क्या है? उल्टा पिरामिड शैली, जिसका जो एक दूसरा नाम है, वो है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। एमसीक्यू में आ सकता है, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या है? तो उल्टा पिरामिड स्टाइल। ये है क्या और इसके विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली, यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और एक बुनियादी शैली। यह शैली जो हमारी कहानियां होती हैं, जो कथाएं होती हैं, उससे ठीक उलट होती है। कैसे? क्योंकि कहानियां या कथाएं होंगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जो क्लाइमेक्स होता है, वो कहाँ पे होता है? वो सबसे आखिरी में होता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? क्लाइमेक्स जो है, वो सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है? अब इसका विकास कब हुआ भाई? तो इसका प्रयोग होना तो 19वीं शताब्दी से शुरू हो गया था, लेकिन विकास हुआ था अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान। ठीक है? तो एमसीक्यू में आ सकता है, कब हुआ था विकास? उस समय क्या होता था, जब गृह युद्ध चलते थे, तो जो भी संवाददाता होते थे, वो किसी भी घटना की खबर जो थे, वो कहानी की तरह पेश नहीं करते थे। वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात को पहले पेश करते थे, ठीक है? उसके बाद में उसका व्याख्या करते थे। क्योंकि युद्ध चल रहा है तो किसी के पास इतना टाइम तो था नहीं। तो इसीलिए अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इसको विकसित किया गया था। ठीक है? तो क्या है, कब विकसित हुआ, समझ में आ गया? चलिए, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फीचर किसे कहते हैं बच्चों? और जो एक अच्छा फीचर होता है, इसकी कोई 2 विशेषताएँ बताओ। तो फीचर एक होता क्या है? इसकी मैं आपको 4 से 5 विशेषताएँ बताऊँगा। आप कोई भी 2 याद कर लें, ठीक है? चलिए, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर? फीचर क्या है? देखो, फीचर के लिए ना आपको कुछ पॉइंट जो है, कुछ वर्ड वो याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला, फीचर एक सुव्यवस्थित, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से लिखा गया, सृजनात्मक, यानी कि जिसमें बहुत सारी रचनाएँ, बहुत सारी जो आपकी सृजनात्मकता है, वो दिखाई दे। आत्मनिष्ठ, यानी कि ये आपके द्वारा लिखा गया एक लेख। तो व्यवस्थित तरीके से उसमें नई-नई रोचकता और आपके द्वारा लिखे गए लेखन को फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है पढ़ने वाले यानी पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और खास करके उनका मनोरंजन करना। ठीक है? अब फीचर के अंदर आप जो है, यानी कि जो लेखक है, वो अपने दृष्टिकोण को, अपनी भावना को ज़ाहिर कर सकता है, जबकि समाचार में ऐसा नहीं होता। ओके? अब फीचर की बहुत सारी विशेषताएँ हैं, आपको कोई 2 बतानी थी, यहाँ पे मैं आपको 4-5 बताता हूँ। सबसे पहली विशेषता है बच्चों, लेखन शैली। फीचर लेखन उल्टा पिरामिड शैली का इसमें उपयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम फीचर कोई लिख रहे हैं, ठीक है? अगर उसका क्लाइमेक्स हमने पहले ही बता दिया, तो क्या कोई उसको बाद में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। व्याख्या तो बाद में पढ़ेगा ही नहीं। एक तरीके से वो तो समाचार हो गया। इसीलिए इसमें उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं होता है। इसमें किसका उपयोग होता है? कथात्मक शैली।
ठीक है। फिर इसकी भाषा आती है। तो देखो फीचर जो है ना, उसे आम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा फीचर की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, रूपात्मक होनी चाहिए, जो विषय है उसके अनुसार होनी चाहिए, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। ठीक है। फीचर में समाचारों की तरह कोई अधिकतम समय सीमा नहीं होती। फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े होते हैं। एक अच्छे फीचर के लिए, एक बहुत ही अच्छे फीचर के लिए, उस फीचर के साथ में एक कोई फ़ोटो हो, रेखांकन हो या फिर ग्राफ़िक्स हो तो और अच्छा लगता है। रही बात विषय की, तो विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के-फुल्के विषय से लेके गंभीर गंभीर विषय। अब यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, ठीक है, कि फीचर के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि समाचार बैकग्राउंड फीचर है, खोजपरक फीचर है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वाला फीचर हो गया, जीवन शैली फीचर हो गया, ठीक है, जो इंटरव्यू होते हैं या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी पे कोई मूवी आती है या फिर कोई कुछ लिखा जाता है, मूवी तो उसमें टेलीविज़न में हो गया, कुछ लिखा जाता है तो वो आ जाता है। रूपात्मक, व्यक्तित्व चरित्र, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? तो कौन-कौन से फीचर हैं और फीचर की क्या विशेषता है, फीचर खुद क्या है? आई होप आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन, ओके? थर्ड क्वेश्चन जो कि शायद ही आपने अभी तक पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, प्रश्न क्या है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है? अर्थात जब भी हम किसी नए विषय पर लेखन कार्य करते हैं, तो उसे किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है? आइए समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। नए और जो अप्रत्याशित विषय यानी कि आप किसी भी चीज़ पे लेखन लिखते हैं, आपको कोई नया टॉपिक दे दिया जाए, जिसे आप जानते ही नहीं हैं, तो आप उसको कैसे सरल बना सकते हैं लेखन के लिए? तो सबसे पहली बात, किसी भी विषय पर लिखने से पहले हमें अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर तक रुक कर एक रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करें। यानी कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, व्हाटएवर टॉपिक यू हैव गॉट, आपको करना है क्या है, उस टॉपिक के ऊपर पहले सोचना है, थिंक करना है कि इसके ऊपर क्या-क्या विचार हो सकते हैं। फिर अपने लेखन को शुरुआत करो और लेखन करो तो उस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, यह भी दिमाग में पहले ही होना आवश्यक है। यानी कि आप लेखन करें उससे पहले ये सोच लो कि हम पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। जिस विषय पर लेखन किया जा रहा है, उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब आपको उस विषय के सारे तथ्यों की जानकारी होगी, तभी आप उसके ऊपर अच्छे से लिख पाओगे। किसी भी विषय पर लिखते हुए 2 बातें आपस में जुड़े होने के साथ-साथ उनमें तालमेल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका जो एक सेंटेंस है ये कुछ और कह रहा है, दूसरे सेंटेंस का सेंस कुछ और है और तीसरे सेंटेंस का सेंस जो है वो आसमान छू रहा है ना? एक धरती की बात कर रहा है, एक आकाश की बात कर रहा है, एक यूनिवर्स की बात कर रहा है, एक आकाशगंगा की बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सेंटेंस एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। ठीक है? कुछ ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके? अब एक चीज़ आपको मैं ना थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी तो ये सैंपल पेपर नंबर 1 के हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ठीक है? अब जब आप 10 सैंपल पेपर कर लोगे, तो आप कम से कम नहीं तो अब अगले पेपर में क्या करूँगा मैं आपको 3 से नहीं 4 क्वेश्चन समझाऊँ, ठीक है? तो कम से कम आपके 30 से लेके 40 क्वेश्चन की जो तैयारी है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी 30-40 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इतने क्वेश्चन जब आप कर ही लोगे, तो ऐसा क्या हो सकता है कि इसमें से बाहर से आ जाएगा कोई क्वेश्चन? हैं? हो सकता है ऐसा क्या? सारे क्वेश्चन इसी में से आएँगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक सैंपल पेपर को अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कविता, नाटक और कहानी उस वाले क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे उनको करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में आपको उत्तर देने हैं 60 शब्दों में, 3-3 नंबर के। पहला प्रश्न क्या है? कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो आप सभी को पता है, कविता लेखन का पहला उपकरण क्या है बच्चों? शब्द। ठीक है? कविता में इसके महत्व को उजागर कीजिए, यानी कि शब्द का जो महत्व क्या है, उसे होगा उजागर। अच्छा, महत्व को जानने से पहले एक एमसीक्यू सुनो और वो ये, कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है। उसके बाद प्ले विद द वर्ड्स यानी कि वर्ड के साथ में खेलना, वर्ड के जो हर एक परत है उसके अर्थ को खोलना। ये जो बात है वो किसने कही है? कवि डब्ल्यू.एच. आर्डिन ने कही है। इस बात को भी याद रखना, 2 एमसीक्यू। अब कविता लेखन में शब्दों का इंपॉर्टेंस क्या है शब्दों की? तो सबसे पहले कविता लेखन के लिए सबसे पहला उपकरण भी यही है, सर्वोत्तम भी है। शब्द जो हैं, वो कविता के मूल आधार होते हैं। जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, आप उसमें छंद, लय, रस, श्रृंगार, पता नहीं क्या-क्या, कुछ भी नहीं डाल सकते हो। ठीक है? जब तक आपके पास में शब्द नहीं होंगे। शब्दों का जब उचित मेल होगा, तभी कविता बनेगी। ठीक है? जैसे कि आप जो कविता सुनते हैं, "बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।" अब जब ये शब्द अगर मान लो कि मेल नहीं खाते एक-दूसरे से,
तो क्या कविता बन पाएगी? फिर तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे, कहानी भी नहीं बनेगी, है ना? तो इसीलिए शब्द कविता के लिए उचित मेल होते हैं, ठीक है? साथ ही शब्दों को छंदबद्ध इसी प्रकार किया जाता है। कवि अपनी अमूर्त संवेदना को, यानी कि जिसे वो लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके पास में कोई ज़रिया नहीं है, तो कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो प्रकट कर सकता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस होती है बच्चों शब्दों की। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक जो है, ये अन्य विधाओं से किस प्रकार से अलग है? यानी कि नाटक जो है, कथा हो गए, कहानी हो गई, इन सभी से अलग कैसे है? तो आइए समझते हैं। देखिए, नाटक अन्य विधाओं से निम्नलिखित तरीके से अलग है। सबसे पहला, नाटक जो है, वो एक दृश्य विद्या है, अर्थात नाटक को हम देखते हैं, ठीक है? अन्य जो गद्य विद्याएँ हैं, वो क्या होती हैं? वो लिखित रूप में होती हैं, ठीक है? लेकिन नाटक जो है, वो लिखित रूप से दृश्य की ओर बढ़ता है। पहले वो लिखा होता है, जैसे रामायण है, वो लिखी जाती है, फिर उसका मंच पे मंचन किया जाता है, तो दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक जो है, वो केवल पाठक वर्ग ही नहीं, बल्कि दर्शक वर्ग, यहाँ पे बल्कि 3 हैं। एक तो उसको पढ़ने वाला, उसका मंचन करने वाला, और जो उसको देखने वाला है, और जो सुनने वाला है, सारे के सारे इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है? नाटक रंगमंच की एक विधा है, जबकि अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता है। नाटक में अभिनय किया जा सकता है, जो अभिनेता है उसके माध्यम से, लेकिन अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा करती है, लेकिन नाटक पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, देखा, ठीक है? तो ये सारी बातें होती है इसके अंतर्गत। ओके बच्चों, तो नाटक किस प्रकार से अन्य विधाओं से अलग है, आप समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, अब देखो, जब आप 10 सैंपल पेपर कर लोगे, तो कम से कम आपकी 20 से लेके 25 क्वेश्चन इन तीनों ही चैप्टर के तैयार हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, शुरुआत करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके कविताओं वाले क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है? 2-2 नंबर के 3 है, लेकिन आपको किन्हीं 2 का आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। तुलसीदास के काव्य भरत राम का जो प्रेम है, इसकी मूल संवेदना लिखिए, ठीक है? और मूल संवेदना की जगह एक पॉइंट और आ सकता है, वो ये कि प्रतिपाद्य लिखिए। तो प्रतिपाद्य हो गया या फिर मूल संवेदना, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो आइए समझते हैं क्या दिया गया है। तो भरत राम का प्रेम, इसका प्रतिपाद। देखिए, भरत राम का जो प्रेम कविता है, ये रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है, इससे ली, जिसमें राम वन गमन के पश्चात भरत की जो व्याकुल मनोदशा है, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है? अब क्या बताया गया है? प्रभु श्री राम जी के वन जाने के पश्चात भरत जी की मनोदशा, जो कि बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, उसको दर्शाया गया है। भरत जी बहुत ही ज्यादा भावुक हृदय, अपने आप को भावुक हृदय वाला बताते हुए राम को उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि विधाता ने मेरे और मेरे भ्राता श्री राम के बीच का जो प्रेम था, वो उसे सहन नहीं हुआ, ठीक है? और उसने माता के रूप में एक व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं, और भरत अयोध्यावासी, माता और अपने पिता दशरथ की मृत्यु का जो दोषी है, वो अपने आप के भाग्य को मानते हैं, ठीक है? तो ये है इसका प्रतिपाद्य, ठीक है बच्चों? चलिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, जो कि देवसेना के गीत से है। मैंने ब्रह्मवत्स जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव क्या है वो बताइए। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति देवसेना की वेदना का परिचय देती है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो जो कुबेर की क्या नाम था उसका, विजया, ठीक है ना, उसकी उससे प्रेम करता था। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है कि वो उससे प्रेम नहीं करता है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होता है। फिर वह स्कंदगुप्त को छोड़ के चले जाते हैं। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह अपने प्रेम में अपने आप को ये कहती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की सभी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं, सभी अपने जो सपने थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्कंदगुप्त के लिए बर्बाद कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास कोई अभिलाषा, कोई आशा, कोई इच्छा बची ही नहीं है। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह होता है। जैसे आपके अंदर अभिलाषा है, ये 12th में मुझे 98, 95, 100% लेके आना है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर आप चलिए आपका 12th में आ भी जाते हैं, आगे का आपका कोई गोल ही नहीं है, तो फिर अभिलाषा रही नहीं, जीवन तो एक तरीके से निरर्थक हो गया, है ना? परंतु आज
अभिलाषा के संबंध में उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए वो जीवन संग्राम में बड़ी आशाओं के साथ में आगे बढ़ी है और वो स्कंदगुप्त को नहीं पा सकी। यही संघर्ष उसको बहुत ज़्यादा दुखी देता है और इस प्रकार से वो हार जाती है जीवन से भी और प्रेम में। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे कही गई है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है? वसंत आया कविता के आधार पे बताइए। तो वसंत आता है, तो कवि को कैसे पता चलता है कि भाई वसंत आ चुका है? वैसे तो हमें तो कैलेंडर से ही पता चलता है आजकल। बेसिकली एक दिन क्या होता है कि कवि जो है ना वो फुटपाथ पे चल रहा होता है और फुटपाथ पे साइड में चलते हुए जहाँ पे वो चल रहा होता है ऊपर ना पेड़ होते हैं, ठीक है? तो उसकी जो नज़र है ना वो प्रकृति में आए परिवर्तनों पे गई और कवि को थोड़ा-सा ज्ञात हुआ कि शायद वसंत आ गया है। ऐसा क्यों लगा कवि को? क्योंकि प्रकृति में जो परिवर्तन आए जैसे कि चिड़िया की कूक, पेड़ों से गिरे हुए पीले पत्ते, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज़ और गुनगुनी ताज़ा हवा, ये सभी वसंत आगमन की सूचना दे रहे थे। ठीक है? लेकिन उसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, तो वो जैसे ही घर पे गया, फिर उसने कैलेंडर को जाके देखा, तब उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि हुई कि हाँ, अब वसंत आ चुका है। ठीक है? तो इस प्रकार से कवि को वसंत आने का परिचय मिला बच्चों। ठीक है? चलिए, तो ये आपकी कविता वाले क्वेश्चंस हो गए। आगे बात कर लें अब हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब देखो इसमें आपकी 2 काव्यांश की सैपसिंग व्याख्याएँ बता, ठीक है? तो मैं आपको दोनों ही बताऊँगा। बस करना क्या है भाई, कंप्लीटली समझना है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, फिर कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर जी हमें सैपसिंग व्याख्या समझ में नहीं आती है, थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए, एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। अरे सेपरेट की ज़रूरत ही क्या है? इसी को देखो और इसी में समझा दूँगा, बाकी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये लिया गया है, बहुत दिनान को अवधि आस-पास, चाहत चलन या संदेशो लै सुजान को। ये बेसिकली किसकी है? घनानंद का जो कवित्त है, उससे लिया गया है। अब देखो सैपसिंग व्याख्या को करने के लिए आपके लिए 4 से 5 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये, आप जिस भी प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हैं, उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और एक ये खाली स्थान छोड़ के यानी कि लाइन डाल के अंतिम 3 से 4 वर्ड हैं वो लिखो। जैसे कि मैंने लिखा है बहुत दिनांक डैश 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 संदेशो लै सुजान। ठीक है? फिर आपको बताना है बच्चों संदर्भ क्या है। ठीक है? संदर्भ में आपको क्या बताना है कि जो लाइनें हैं वो उसके कवि कौन है, ठीक है? और उस काव्य यानी कविता यानी कि चैप्टर का क्या। दूसरे में आपको बताना है प्रसंग। अब प्रसंग में बेसिकली होता क्या है कि उसमें जो बात कही गई उसका मूल भाव क्या है, वो आपको बताना है। और फिर तीसरे में आपको व्याख्या बतानी है, यानी हर एक लाइन में कवि क्या कहना चाहता। ठीक है? फिर देखो विशेषताएँ जो है ना, काव्यगत विशेषताएँ, इसमें आप कुछ बातें सेम डाल सकते हो। जैसे कि कविता छंदमय है, ठीक है? रसों का उपयोग है, वियोग मत लिखना, केवल रसों का उपयोग है, मुहावरों का उपयोग है, अलंकार का उपयोग है, भाषा सरल सहज है। ऐसे 4-5 बातें आप लिख दोगे, पूरे आपको मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं भाई। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने 2 से 3 वर्ड पहले के और आखिरी के लिख दिए। संदर्भ में हमने क्या बता दिया कि उपरोक्त पंक्तियाँ कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब अंतरा का काव्य है, कवित्त, इससे अवतरित है जिसके कवि घनानंद जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि चाहता है या फिर कवि कहता है कि उसके प्राण बस निकलने ही वाले हैं, बट मेरे प्राण निकलने से पहले मेरी प्रेमिका जो सुजान है वो मुझे दर्शन दे दे ताकि मैं खुशी-खुशी इस संसार से विदा ले सकूँ, ये बात। फिर यहाँ पे आती है इसकी व्याख्या। अब व्याख्या क्या कही गई है? अब व्याख्या सुनो। कवि घनानंद जी कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने नहीं आई है। मेरे प्राण अब बस निकलने ही वाले हैं। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर व मन को भाने वाली प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है और वह भी उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है, लेकिन ना ही तो जवाब देती है और ना ही तो उसे मिलने आती है। उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद बहुत ज्यादा उदास हो गए। घनानंद जी कहते हैं कि उपचार करने वाले आनंद रूपी बादल अब घिरते ही नहीं, अर्थात जिसको देखकर घरानंद की बीमारी दूर हो सके, अब वो उसकी जो प्रीतमा सुजान है वो उससे मिलने आती ही नहीं। अब मेरे प्राण बस अधरों पर आ गए, यानी कि बस अब निकलने ही वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यमराज के दूत उसके सामने खड़े हो ऐसे बोल रहे हैं कि वो बस अधरों तक आ चुके, निकलने वाले, बस अब मुझे अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा है। एक बार वो दर्शन दे दे, क्योंकि उसी के दर्शन की अभिलाषा में मेरे प्राण अटके हुए हैं। एक बार दर्शन दे दे तो मेरे प्राण निकल जाए। ठीक है? व्याख्या ये है। अब यहाँ पे देखो जब ये वियोग वगैरह की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है,
वियोग श्रृंगारस है। कवि के हृदय की व्याकुलता वियोग का सजीव चित्रण है। कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरने की स्थिति तक पहुंच चुका है। ब्रज भाषा, कविता, मुहावरे, अलंकार, कुछ ही बातें। ठीक है, चलिए एक दूसरी वाली और है। सरस ताम्रस गर्भ विवाह नाच रही शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधिन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सा। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यार। तो ये किससे है? कार्नेलिया का गीत है ना। आइए इसकी भी व्याख्या करते हैं। देखो मैंने आपसे बोला था मैं आपका टाइम कंज्यूम करूंगा लेकिन सारी चीजें समझाऊंगा बहुत बेहतरीन। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत के 2 से 3 वर्ड और आखिरी के 2 से 3। संदर्भ में क्या है कि उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा का जो काव्य है कार्नेलिया की गीत इसे लिया गया है और कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रसंग में क्या है तो उपरोक्त पंक्तियों में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जो पुत्री है कार्नेलिया, ये सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविरों के पास बैठी हुई है और ये भारत में हो रहे प्रातःकालीन के दृश्य को देखकर भारत के सौंदर्य का बखान यानी कि उसका वर्णन करती है। क्या व्याख्या करती है? तो कार्नेलिया यहाँ पे व्याख्या ये करती है, कार्नेलिया को भारत में प्रातःकालीन का दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं तथा तालाब में जो कमल के पुष्प हैं इस प्रकार की तरह बिखरा हुआ है ऐसा लग रहा है। यानी कि सूर्य का जो लाल प्रकाश है वो पेड़ की शाखाओं पर, तालाब के कमल के पुष्पों पुष्पों पर इस तरीके से बिखरा हुआ है कि वो उसके मन को बहुत ज्यादा प्रसन्नता पहुंचाता है। यहाँ का सारा जीवन सरल है, मनोहर है। प्रातःकालीन हरी भरी धरती पर जब सूर्य की लाल किरणें बिखरती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सिंदूर बिखेर दिया हो। इस प्रकार से स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरती है उसी प्रकार से धरती पर किसी ने ये सूर्य रूपी किरणों के माध्यम से सिंदूर बिखेर दिया और जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अर्थात सबके मन को कल्याणकारी और भावनाकारी हृदय उदित हो रहा है ये बताया। प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह किए उड़ते दिखाई दे रहे हैं वह यही देश भारत। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस देश में रहते हैं और जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलता उन्हें भारत में आके शरण मिलती है। इसीलिए तो बांग्लादेश से 80 लाख लोग, ठीक है, फिर उधर से अभी भी घुसपैठ होती रहती है। तो ये भी इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन ये विपरीत एग्जाम्पल है। ठीक है, घुसपैठ अलग है और शरण लेना अलग है। ठीक है, तो ये बात थी। अब व्याख्यान क्या है तो यानी कि विशेषताएं क्या है तो भाई इसमें चित्रण किसका है? भारत की भूमि के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का। भाषा सरल विषय अनुकूल है। सरस तत्सम प्रधान खड़ी बोली, रस अद्भुत शांत रस, गुण माधुर्य है, अलंकार उपमा, ये कुछ बात। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए। अब थोड़ी एक बात को ना गौर से सुनो। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। लॉजिक ये कि अब देखो 10 सैंपल पेपर हम करेंगे है ना। इन 10 सैंपल पेपर में आपकी कम से कम 20% व्याख्याएं क्लियर हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इससे बाहर आ जाए पेपर में 7% व्याख्या? नहीं ना। तो सिंपल सा ये कि सारे पेपर को अच्छे से देखना। ये इस वीडियो में हर बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियोस में मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में चैप्टर वाले हमारे क्वेश्चन है 2-2 नंबर के 3। आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, बालक बच गया पाठ में लेखक के द्वारा बचपन के बचने की संतुष्टि कब और कैसे हुई? देखो क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था कि लेखक के द्वारा सुख की सांस कब ली गई, कुछ ऐसा क्वेश्चन था है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बदल दिया है। वो क्या? लेखक के द्वारा बचपन के बचने की संतुष्टि अर्थात बच्चे के अंदर अभी बचपन है इसकी संतुष्टि कब और कैसे हुई ये बताना है। तो देखिए जब प्रश्नोत्तरी चल रही होती तो उसके पश्चात जो प्रश्नोत्तरी के वृद्ध महाशय होते हैं ये बच्चे के सवाल जवाबों से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये बच्चे से कहते हैं कि मांगो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय बच्चे के चेहरे पर एक रंग, एक खुशी आती है जो कि प्रश्नोत्तरी के दौरान नहीं होती। ठीक है, तो जब वो इनाम में मांगने का प्रस्ताव रखते हैं तो उसके चेहरे पे एक रंग आता है, खुशी आती है। तो जैसे ही लड़का बोलता है लड्डू, जैसे लड़का बोलता है लड्डू, तो ये बात सुनकर, ये शब्द सुनकर, बच्चे के मुख से ये बात सुनकर लेखक को ये महसूस होता है, उफ, बालक बच गया। अर्थात बच्चे के बचपन के जो भाव हैं वो अभी भी उसके अंदर है क्योंकि लड्डू मांगना बालपन का ही एक स्वाभाविक
रंग है, एक मांग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, स्पष्ट कीजिए कैसे। यानी कि प्रेमचंद की छह स्मृति वाला चैप्टर है ना, तो इसमें चौधरी साहब एक बहुत ही हिंदुस्तानी रईस व्यक्ति थे, कैसे कह सकते हो। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वसंत पंचमी हो गई या फिर होली इत्यादि जो त्योहार होते हैं, इन अवसरों पर ये क्या करते थे, रंग नाच, ठीक है, उत्सव इत्यादि को मनाया करते थे अपने नौकरों के साथ, ठीक है। प्रत्येक कार्य जो थे ये अपने नौकरों से करवाया करते थे। एक छोटे लड़के का उनके पीछे पान की तस्वीर लेकर लगे रहना, ये इनकी उसको दिखाता है कि मालिक मालिक पान खाइए, मालिक मालिक पान खाइए, है ना, कुछ ऐसा ही। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपक, कुछ ये बातें थी, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट आ सकते हैं, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, याद रखना, पॉइंट में नहीं, आपको सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए पॉइंट में लिख दिया है, ओके। चलिए, उसके बाद है दूसरा देवदास के अनुसार हर की पौड़ी की मनोहरी दृश्य को बताइए। अर्थात हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, इसका एक दृश्य आपको बताना है दूसरा देवदास पाठ के अनुसार। तो आ जाइए समझते हैं। तो देखो, हर की पौड़ी का एक मनोहरी दृश्य। हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का जो रंग है वो बहुत ही निराला होता है। आप कभी अगर हरिद्वार गए होगे तो आप इस बात से बहुत रिलेट कर पाओगे कि जब वहां पे आरती होने वाली होती है ना, तो उससे तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले ही जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो जहाँ पे आरती हो रही होती है वहां पे आके पहले से ही बैठ जाते हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि आरती में वो आगे रहें, है ना, और उससे होने वाला जो मतलब जो दृश्य है उसको अच्छे तरीके से देखें, एंजॉय करें, समझे, जाने, है ना। तो ये चीज मैं भी गया था तो मैंने भी वहां पे नोटिस की थी, और मैं भी तकरीबन 1 घंटे पहले वहां पे जाके आराम से बैठ गया था। और क्या वो मनोहर दृश्य था, उसे बखान नहीं किया जा सकता है इस तुच्छ से मानव के मुख से, ठीक है। तो काफी अच्छा था। भक्तों की भीड़ भाड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल प्रसाद आदि जो है ये भी भक्तजन जो थे वहां पे खरीद रहे थे। उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आरती जैसे खत्म होने वाली होती है, तो उसी समय सभी जो हैं क्या बोलते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने पंडे या फिर मतलब पंडे कह रहा हूँ, जो उनके दोने होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं वो उसमें सिराते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, गंगा पुत्री तरीके से, तो वो जाके इसको ले आते हैं। चारों तरफ पूजा का ही वातावरण होता है। पंच मंजिल नीलांजलि में लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं। वो जो एक आरती होती है ना जिसमें सहस्त्र दीप होते हैं, सैकड़ों तक होते हैं, 100 101 भी होते हैं, 51 भी होते हैं। फिर आरती शुरू हो जाती है। मनौतियों के दिए के लिए फूल के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैल जाती है और भक्तजन संतोष भाव से भर उठते हैं। अगर कोई बच्चा अगर गंगा घाटी गया है, यानी कि हर की पौड़ी हरिद्वार गया है, तो आप मुझे अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। चलिए, अगर आपकी मर्जी, आप बताना चाहो तो अच्छा लगेगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से समझिएगा। इसमें भी हमें सेप्शन व्याख्या करनी है, लेकिन ये चैप्टर वाली दो दी गई हैं, आपको भी एक करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक आपको अगली वीडियो में तो बेसिकली ये है, मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में मैंने दो एक को तो पहचान लिया, जैसे डॉक्टर सुशील नैयर थी, ठीक है, गांधी जी की निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नजर नीचे की जमीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। फिर अथवा वाला है, तो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, और अच्छा नीचे वाला भी है क्या, चलिए नीचे वाले को भी देख लेंगे। फिर से वही बात, मैं साथ चलने लगा, डैश 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 की ओर देखने लगता। फिर संदर्भ तो कहाँ से ली गई है, गद्यांश जो है, यानी कि गद्य यानी कि अध्याय, गांधी नेहरू और यासिर अराफत, इससे ली गई है। कवि हैं लेखक भीष्म, मतलब जो लेखक है वो भीष्म साहनी जी है। प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गांधी जी के साथ बिताए अपने निजी क्षणों का उल्लेख किया है, जब वो सेवाग्राम जाते हैं उस समय के प्रथम अनुभव को गांधी जी के साथ। अब आइए व्याख्या करते हैं। लेखक गांधी जी की एक झलक देखने के लिए एवं उनसे बातचीत करने के लिए प्रातः ही उनकी टोली में सम्मिलित हो जाता है। लेखक भीड़ में एक दो को तो पहचान लेता है, वह सबकी आंख बचाकर कुछ एक दो बातें वही आ गई, ठीक है ना। तो अब सबसे व्याख्या में आपका जो प्रसंग है आप वो भी पूरा लिख देना, ठीक है, उसको थोड़ा सा व्याख्या और करना, वो भी लिख देना। फिर विशेष क्या है, तो गांधी जी के सरल सहज व्यक्तित्व को बताया गया है।
भाषा सरल, सुबोध और सजीव है, चित्रात्मक वर्णन है, वर्णात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है, ये बात। ठीक है, चलिए अब इसी पार्ट का एक दूसरा पॉइंट और है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप शायद दूर तक तो नहीं जा सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमेशा देश के नेताओं के द्वारा की गई भर्त्सना फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमेशा देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन इत्यादि। दो एक बार मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो राफत बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय हैं जितने कि आपके लिए। ठीक है ना, तो ये कुछ बोल बातें थी। आइए लिखते हैं, तो धीरे धीरे डैश डैश जितने आपके लिए, है ना। चलिए संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य। गांधी, नेहरू, यासिर अराफत, लेखक भीष्म शाह। प्रसंग क्या है? तो इन पंक्तियों में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब लेखक एफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए ट्यूनिस गया था। तब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। वहीं लेखक की भेंट यासर अराफत से। यासर अराफत ने लेखक को भोज पर आमंत्रित किया था और उसी आमंत्रण पे कुछ बातें यहाँ पे दर्शाई। ठीक है, लेखक जो है वो खाने की मेज पर यासर अराफत के साथ लेखक की बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। ठीक है, और फिर एक दो वही बातें आ जाती हैं और फिर एक आधा गिफ्ट। ठीक है, और सबसे आखिरी में विशेष आ जाएगा, तो विशेष आप यहाँ पे देख सकते। ओके, चलिए ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, लेकिन हमें किसी एक आंसर। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। ठीक है, तो भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जलाई इसलिए क्योंकि वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहला कारण था सुभागी को शरण देने के कारण, क्योंकि भैरव जो था वो एक नशा करता था, दारू शराब पीता था, तो वो नशे में अपनी पत्नी सुभागी को रोज पीटता था। अब एक दिन क्या हुआ कि इसकी मार से बचने के लिए जो सुभागी थी वो सूरदास की शरण में आ गई और सूरदास ने उसे शरण दी, तो इससे भैरव की जगह आई। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव। पहले तो जग हंसाई हुई, आसपास के लोग उस पर हंसने लगे, ठीक है, उसका मजाक उड़ाने लगे, तो इससे उसके अंदर ईर्ष्या भाव आया। और दूसरा ये कि अब तो हर बार ही उसके घर जाने लगी मार से बचने के लिए, है ना, तो इसलिए उसने इसी ईर्ष्या भाव की वजह से इसी कारण उसने बदला लेने की ठानी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को पता होगा। प्रश्न क्या है? पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, विश्व पर्यावरण पे आए संकट के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। अब बताओ आंसर क्या, आपको लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? थिंक करो, थोड़ा सा सोचो। पग पग नीर अर्थात वो मालवा जहां पर पैर पैर पर पानी होता था, आज वो मालवा सूख चुका है। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसे समझाना है। ठीक है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली विश्व पर्यावरण पे संकट क्या आए, तो सबसे पहला तो है विश्व सभ्यता में भोग पर बल देना, यानी कि आज के टाइम पे लोग जो है वो प्रकृति का भोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण असंतुलन बैठ रहा है, धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से मालवा में भी यही सीन है कि मालवा में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही अब वहां पे वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे पहले पानी ही पानी था, वो वहां पे पानी नहीं बचा है, सूखा पड़ गया है। तो ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट और मालवा दोनों के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा आज का ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है, और आई होप आपके हिंदी इलेक्टिव का सैंपल पेपर नंबर जो पहला था ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी तो सिर्फ एक पेपर कंप्लीट हुआ है, अभी 9 सैंपल पेपर तो आने बाकी हैं आपके। ठीक है, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको कोई भी सुझाव है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक प्यारा सा लाइक कर। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद में हम आपसे मांगते ही क्या है, सिर्फ एक लाइक और ये अटेंशन। और अटेंशन किस बात का? कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। ठीक है, ताकि बाद में फिर ये ना हो कि आपने क्वेश्चन तो देखा था, सर ने पढ़ाया भी था, बस थोड़ा सा अटेंशन दे देता तो शायद मुझे याद हो जाता और मैं पेपर में लिख देता। ठीक है ना, बिल्कुल अटेंशन के साथ। ओके, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देंगे, शेयर भी कर देना दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, सैंपल भी फ्री है, वीडियोस भी फ्री है, सब्सक्राइब करना तो ऑलमोस्ट फ्री है ना, तो सब्सक्राइब करो
और कर रखा है तो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे आ जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।